विपद प्रमेय। ये आपका एक संख्या लिखा हुआ है a प्लस b के पावर n इक्वल टू nc0 a के पावर n प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 इंटू b। मतलब a का घात घटना शुरू हो गया है, n था फिर n माइनस 1 हो गया है, और a का घात बढ़ रहा है, घट रहा है, b का घात बढ़ रहा है, फिर nc2 a के पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn b के पावर n। यही जो प्रमेय आपका लिखा हुआ है ये किसी धन पूर्णांक n के लिए, किसी धन पूर्णांक n, धन पूर्णांक का प्राकृतिक संख्या n कह सकते हैं, के लिए द्विपद प्रमेय कहलाता है। ये द्विपद प्रमेय क्यों कहलाता है? उसका कारण है कि इसके LHS वाले पार्ट में दो पद हैं, a प्लस b, दो पद हैं, और दो पद का ये विस्तार लिखा हुआ है। इस कारण से ये प्रमेय आपका द्विपद प्रमेय कहलाता है। ये जो शुरू में डिफाइन किया गया है, केवल धन पूर्णांक के लिए डिफाइन किया गया है। इसका कारण है कि nc0, nc1, nc2 आदि टर्म इसमें आए हुए हैं, और nc0 आप लोग क्रमचय संचय में देख चुके हैं, संचय वाले चैप्टर में, कि यहाँ पे n आपका जो होता है वो धन पूर्णांक होता है। इसलिए इस प्रमेय का प्रयोग धन पूर्णांक के रूप में ही करते हैं। बाकी आगे इसका विस्तार है, यहाँ पे एक नया चैप्टर पहले रहता था, सिलेबस में नहीं है, कि विस्तार किसी भी पूर्णांक के लिए, प्रमेय किसी भी पूर्णांक के लिए। फिलहाल ये जो आपका प्रमेय लिखा गया है केवल धन पूर्णांक के लिए लिखा गया है। और ये आया कहाँ से, इसको प्रूफ हम लोग करेंगे अभी आगे गणितीय आगमन सिद्धांत विधि द्वारा, और कैसे बना होगा उसको हम लोग देखते हैं। अगर कहीं मान लो a प्लस b के पावर 0 लिखा हो तो आप जानते हो इसका मान 1 होता है। क्यों? किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, घातांक सिद्धांत में आप देख आए हैं। अगर a प्लस b के पावर 1 हो जाए तो इसका मान a प्लस b ही हो जाएगा, पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर a प्लस b का स्क्वायर हो जाए तो आपने 6, 7, 8 की क्लासों में देखा होगा, सत्संख्या वाली क्लास में, कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही अगर a प्लस b के पावर 3 हो जाए तो ये आपका हो जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे एंड सो ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैटर्न हम लोग देखते हैं। ये जो 1 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं nc0 या nc1। nc0 का मान 1 होता है, ncn का मान भी 1 होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n की जगह पे यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, 0 से 0, और यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? 1c0 और एक b की घात नहीं लिखते हैं, अगले टर्म में हम लोग लिखते हैं 1c1 और फिर b लिखते हैं। 1c0 का मान 1 हो जाएगा, nc0 का मान 1 होता है, 1 हो जाएगा, यहाँ लिखा होगा। 1c1 का मान भी 1 हो जाएगा क्योंकि ncn का मान भी 1 होता है। तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। आगे हम देखें कैसे लिखा हुआ है। ये हमारा लिखा हुआ है 2c0, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 के जगह पे 2c0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि nc0 का मान 1 होता है, a स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है 2c1, 2c1 का मान 2 आएगा क्योंकि nc1 का मान n होता है, और a की घात में 2 माइनस 1 और b की घात में 1 प्लस आगे लिखा हुआ है आपका 2c2, a की घात में 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और b की घात में 2। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 3c0 a क्यूब प्लस 3c1 a की घात 3 माइनस 1 b की घात 1 प्लस 3c2 a की घात 3 माइनस 2 और b की घात 2 प्लस 3c3 a की घात 3 माइनस 3 यानी खत्म हो जाएगा, और b की घात में 3 आ जाएगा। अब आप एक पैटर्न देख पा रहे हो कि अगर यहाँ घात 2 था तो ये
2c 0 से शुरू हुआ और 2c 2 तक गया। अगर घात यहाँ 3 था तो ये 3c 0 से शुरू हुआ और 3c 3 तक गया। अगर ये 2c घात 2 था तो यहाँ पर आपका 2c 0 हुआ और पहले जो पहला पद था उसकी घात में 2 आया और लास्ट वाले पद में पहुंचते पहुंचते a की घात में 0 हो गया और b के घात में 2। अगर यहाँ घात 3 था तो 3c 0 से शुरू हुआ था 3c 3 तक गया था और पहले पद में a की घात 3 था और अंतिम पद में a की घात में कुछ नहीं बचा था, b की घात में 3 हो गया था। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो भी घात n रहेगी वहां से शुरुआत होगा nc 0 से और लास्ट में हम पहुंचेंगे कोफिशिएंट के रूप में nc n तक। ये द्विपद गुणांक कहलाता है। इसके अलावा और क्या होता है, जो पहला पद है अर्थात a, उसकी घात पहले वाले पद में आपका 3 होता है, दूसरे में 3 - 1, तीसरे में 3 - 2 और फिर ऐसे घटता चला गया। लास्ट वाले में 3 - 3 हो गया a की घात में और b की घात में 3 हो गया। अब अगर मान लो हम ये प्रमेय नहीं पता है, हमको नहीं जानते और हमको लिखना है, कैसे हम लिखेंगे इसी तर्क पे। तो देखिए आप लोग a + b की घात n लिखा। जब 3 लिखा हुआ था तो 3c 0, अब क्या लिखेंगे हम nc 0 लिखेंगे। फिर क्या हुआ था, a की घात 3 हुआ था, यहाँ पर a की घात कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अगले टर्म में क्या हुआ था, 3c1 हुआ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, nc1 हो जाएगा। a की घात में वहां पे 3 - 1 हो गया था, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ था nc1, a की घात में इन दोनों का अंतर, a की घात में n - ये पहले भी टर्म में है, यहाँ a की घात में क्या है, nc 0 है तो n - 0 यानी n हो गया। और b की घात में क्या जाएगा, यहाँ जब 3c1 हुआ था तो b के घात में 1 हो गया था, यानी b के घात में वह जाता है जो यहाँ c के नीचे लिखा होता है, तो b के घात में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। अगला पद लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, nc2 लिखेंगे। अब a की घात में जो n और नीचे वाले का अंतर होगा वो लिखा जाएगा और b की घात में जो c के सफिक्स में लिखा हुआ है वो लिखा जाएगा, यानी a की घात में हो जाएगा n - 2 और b के घात में हो जाएगा 2। फिर अगला पद लिखेंगे तो nc3 लिखा जाएगा और a की घात में n और 3 का अंतर n - 3 लिखा जाएगा और b की घात में 3 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c के सफिक्स में 3 लिखा हुआ है। अब जब लास्ट वाले टर्म में पहुंचेंगे तो लिखा जाएगा ncn, क्योंकि अभी तक जब घात 3 था तो लास्ट में 3c 3 लिखा गया था, घात जब 2 था तो 2c 2 लिखा गया था, तो अब यहाँ घात n है तो लास्ट में लिखा जाएगा ncn। और a की घात में अंतर होता है दोनों का, तो n में से n जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए a का घात 0 मान 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। और b के घात में जो सफिक्स लिखा हुआ है ये, तो इस तरीके से हमारा ये विकल्प में हमारा होता है। हम इस पैटर्न से इसको दिखा सकते हैं और बाकी आगे हम इसको प्रूव करने वाले हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। इसमें होता है कि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य दिखाया जाता है, n बराबर m पर सत्य मान लिया जाता है और फिर n बराबर m + 1 पर सत्य सिद्ध कर दिया जाता है। उस तरीके से इसको हम करेंगे। विकल्प में लिखना कैसे है ये आपको मैंने बता दिया। एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं कि जब आपको कुछ ना पता हो और विकल्प में लिखना है, ये नहीं पता है क्या करना है आपको, विकल्प में बनाना बड़ा ही आसान है। जैसे a + b के पावर n का मान लिखना है तो सबसे पहले आप nc 0 से शुरू कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे nc0, nc1, nc2 और सबसे लास्ट में लिख जाइए nc, बीच में आप डॉट 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 का निशान nc0 से शुरू करके ncn तक तो लिख ही ले जाओगे, उसमें कोई कठिन काम है नहीं। फिर क्या करना है, पहले वाले पद में थोड़ी थोड़ी दूरी पे प्लस का निशान लगा देना है और पहले वाले पद में n और 0 का जो अंतर है a की घात में जाएगा, a के पावर n हो जाएगा और b की घात में वह जाएगा जो सफिक्स में लिखा होगा c के साथ,
तो 0 लिखा हुआ है, तो b के घात 0 का मान 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात n-1 और b के घात 1, a के घात में अंतर और b के घात में x। यहाँ पर क्या, a के घात में n-2 और b के घात में 2 x। और लास्ट में क्या हो जाएगा, a की घात में इन दोनों का अंतर तो 0 आएगा, उसका मान 1 हो जाएगा, a की पावर 0 का मान, और b के घात में n। तो इस तरीके से विपत्तर में आपको रटना नहीं है, बस पैटर्न अपने दिमाग में बना लेना है कि NC 0 से NC n तक लिखेंगे, और उसके बाद में हर पद में a की घात में जो NCR लिखा है उन दोनों का अंतर रहेगा, और b के घात में जो सफिक्स r लिखा हुआ है वो रहेगा। इस तरीके से आप विपत्तर में लिख ले जाएंगे। ये बना कैसे होगा प्रारंभ में, उसका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। ये विपत्तर में जो घन पूर्णांक है उसके लिए परिचय था, और इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे इसी से पास्कल त्रिभुज द्विपद गुणांकों के लिए। आइए यहाँ पे आप जान लीजिए कि NC0, NC1, NC2, NCn इनका एक विशेष नाम है यहाँ पे द्विपद गुणांक, क्योंकि ये द्विपद प्रमेय के प्रसार में जो आपके व्यंजक हैं उनके गुणांक के रूप में इस्तेमाल है। तो इनके लिए एक त्रिभुज पास्कल ने बनाया था, तो पास्कल त्रिभुज कहलाता है। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना के